मैं संतोष सिंह तोमर और हम इस वक्त मौजूद हैं भिंड जिले की हॉट सीट मेहगांव विधानसभा क्रमांक 12 पर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई भूपेंद्र सिंह कराना। आइए इनसे हम करते हैं कुछ बातचीत और जानते हैं इस विधानसभा के बारे में और इनकी पार्टी के एजेंडे के बारे में। भूपेंद्र जी नमस्कार। जो आपने इस विधानसभा को चुना है जी, इसकी एक मूल वजह क्या रही? ये विधानसभा मेरा जन्म स्थान है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। इसलिए अगर सेवा करने का मौका मिले तो पहला कर जो है ना, मातृभूमि का उतारना जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि राजनीति के माध्यम से सेवा करूंगा और सेवा करके पहले अपने पूर्वजों का, अपनी मातृभूमि का, अपने जन्मस्थली का, अपने भाई बंधुओं का कर्ज उतारूंगा और इसलिए मैंने इस विधानसभा का चयन किया। क्या इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र चूंकि आपने कहा कि आपकी मातृभूमि है, और इस क्षेत्र में क्या मूलभूत समस्याएं रही जो आपको नजर आई और जिनके मुद्दे पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मुझे लगता है इस मेहगांव विधानसभा का 45 साल की उम्र हो गई मेरी, जब से समझने की उम्र हुई है तब से मैं लगातार देख रहा हूँ कि मेहगांव विधानसभा में ये विकास कार्यों से हमेशा अपेक्षित रही है। मेहगांव विधानसभा में समुचित विकास कभी हुआ ही नहीं। बहुत वर्षों बाद यहाँ मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद भी इस विधानसभा में जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए। आज आप किसी भी गांव में चले जाएं, आप सुदूर गांव में जाके देखेंगे कि लाइट की इतनी बदतर व्यवस्था है। मैंने पिछले समय में भी लाइट के लिए कई आंदोलन किए। यहाँ आंदोलन करते वक्त मैंने कई बार इनको ज्ञापन दिए, प्रशासन के सामने आंदोलन किए, लड़ाई की, लेकिन चूंकि सरकार भाजपा की थी और आपको तो पता है कि भाजपा की सरकार में आम जनता की, जनमानस की सुनाई होती कहाँ है। अभी बीच में आपकी इस बात से मैं फिर एक सवाल आता है कि बीच में कुछ दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में भाजपा के कई नेताओं के द्वारा अत्याचार और उनके साथ अभद्रता के मामले सामने आए। इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा के राज में क्या नहीं हुआ इस पे डिस्कस करेंगे। भाजपा के राज में हमारे दलित भाई को पेशाब पिलाने का काम हुआ। भाजपा के राज में आपने कई वीडियो देखे होंगे। अभी हमारा एक दलित साथी था, उसको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि हमको बाप बोल, हम तेरे बाप हैं। भाजपा के राज में अभी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबको होती है। जैसा कि आपने देखा होगा 25 सितंबर को गुर्जर समाज के द्वारा फूलबाग मैदान में एक सभा का आयोजन हुआ था। उस सभा में गुर्जर समाज के साथियों ने और साथ में SC OBC वर्ग के साथियों ने अपने हक और अधिकार की बात कहने का प्रयास किया था। वहां कोई उपद्रव नहीं किया था, वहां कोई लाठी डंडे नहीं चलाए थे, वहां कोई आतंकवादी संगठन की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई थी। जैसे सभी लोग हैं वैसे ही एक समाज ने अपनी बात रखने का प्रयास किया था। उसमें आपने देखा होगा शासन ने बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह, कोई वजह भी नहीं है, रैली निकालना, अपनी बात रखने, ज्ञापन देने जाना सबका हक और अधिकार है। लाठी डंडे चलाए, 700 लोगों पर FIR दर्ज हो गई। उसमें से हमारे 2-3 साथियों पर रासुका की कार्रवाई हो गई। उसके अलावा कई साथी हमारे अभी जेल में हैं, जिन पे जो संगीन धाराएं होती हैं 307 तक के प्रकरण दर्ज किए गए हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि आपने एकत्रित होकर, संगठित होकर अपनी बात क्यों रखी। बात रखना लोकतंत्र में कोई गुनाह है क्या? ये सब किसके इशारे पे हुआ? जो सरकार में, भाजपा सरकार बैठी, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं भाजपाई, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ये केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक के इशारे पे सारा का सारा षड्यंत्र हुआ, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और लोकतंत्र में ये कतई बर्दाश्त नहीं होता कि आपको कोई अपने मन की बात कहे और आप तानाशाही पूर्ण रवैया अपना के उसको जेल में ठूंस दो। ये तो देश आजाद होने से पहले की प्रक्रिया है। ये तो जो अंग्रेजों ने नहीं किया वो भाजपा की सरकार कर रही है। आज का तंत्र ये बिल्कुल नहीं कहता है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के अंदर जो व्यक्ति रह रहा है उसको अभिव्यक्ति की आजादी, हर व्यक्ति को अपने
मन की बात हर व्यक्ति कह सकता है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई वो पूरे पुरजोर तरीके से लड़ सकता है, लेकिन आप उसको इस तरीके से उसका दमन नहीं कर सकते जिस तरीके से भाजपा ने किया। बिल्कुल, आपने जो बातें कही हैं और वो कहीं ना कहीं सभी लोगों ने देखा भी है जी, जनता तक ये चीजें पहुंची भी हैं, कई मामले ऐसे आए हैं। मैं वापिस आपकी विधानसभा क्षेत्र की ओर आना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आपकी विधानसभा क्षेत्र में लंबा समय शासन कांग्रेस के विधायकों ने भी किया है, भाजपा के विधायकों ने भी किया है। क्या इन लोगों के शासन में, इन लोगों के कार्य के समय में क्या विकास हुए और क्या चीजें पिछड़ी रही और क्या इनसे अपेक्षाएं थी जो इन लोगों ने कभी पूरी नहीं की? जी, मेहगांव विधानसभा की बात करें तो मेहगांव विधानसभा में ये दुर्भाग्य रहा है। यहाँ पे मैं इस बात को इस तरीके से कहूँगा कि यहाँ पे हमेशा जो जनरल कैटेगरी का जो वर्ग है, समुदाय है, यहाँ बहुत सारा समय जो जनप्रतिनिधि के रूप में हुआ वो इन्हीं लोगों के बीच में रहा। चाहे वो हमारे शुक्ला जी रहे हों, चाहे हमारे अभी मंत्री जी भदौरिया जी रहे हों, कभी ब्राह्मण वर्ग, कभी ठाकुर वर्ग, इन लोगों ने यहाँ पे हमेशा शासन किया राय सिंह बाबा के जमाने से। वैसे कहने के लिए ये समाज बड़ा बुद्धिजीवी है और अपने काम कराने में माहिर है, लेकिन मैं एक चीज के लिए हमेशा संशय में रहता हूं कि कभी अपने विधानसभा क्षेत्र पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। हमारा गोरनी कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ आज तक डिस्ट्रिक्ट लेवल की मंडी होनी चाहिए थी, यहाँ मंडी नहीं है। यहाँ जैसे ग्रामीण में कोई विद्युत सब स्टेशन होता है ना, वो छोटा सा विद्युत सब स्टेशन है और ये इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखिए अभी तक कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर आप नगर पालिका भवन की भी बात करोगे ना तो एक जो 1500-1600 फुट 2000 वर्ग फुट का जो घर होता है ना, वैसा तो नगर पालिका का यहाँ दफ्तर है। दूसरी बात, आज यहाँ हम राजनीतिक परिवेश में बैठे चुनाव लड़ना चाहते हैं, यहाँ ऐसे कोई ग्राउंड की व्यवस्था नहीं जिसमें आप 10,000 या 20,000 आदमी की सभा करा लो। आज भी चुनाव आयोग ने चिन्हित नहीं किया है कि भैया आप गोरमी में सभा कहां कराएंगे, वो कह रहे हैं कि आप प्राइवेट कोई खेत में टेंट लगा लो, करा लो। ये सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं हुई? गोरमी में स्टेडियम होना चाहिए था, गोरमी के अंदर अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए था, गोरमी के अंदर बड़े बड़े बैंक्स होने चाहिए थे, गोरमी के अंदर एक सिनेमा भी होना चाहिए था। गोरमी को पूरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसका जिस तरीके से मॉल होने चाहिए थे, मिनी मॉल होने चाहिए थे, डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की सरकार में, आपने ये कहा कि ये भाजपा और सरकार की कांग्रेस है, मैं एक्चुअली आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा और सरकार, भाजपा और कांग्रेस ये दोनों से अलग नहीं है, ये एक ही है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये सगे मौसेरे भाई है। ये आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये एक हो जाएंगे और कभी अलग हो जाएंगे। आप थोड़ा सा फोकस कीजिए पीछे 5 साल पहले, 2018 में मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने कांग्रेस को मैंडेट दिया, लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार कब भाजपा में शामिल हो गई पता ही नहीं चला। जनता ने वोट किया कांग्रेस को, लेकिन वोट तो भाजपा को चला गया ना। और जिस व्यक्ति को यहां जनता ने विधायक चुना, उस विधायक ने एक बार भी जनता से जनमत संग्रह करके ये पूछा कि भाई आपने मुझे वोट दिया था, मेरे को भाजपा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो ये क्या है? चोर चोर मौसेरे भाई हैं, बिल्कुल सगे भाई हैं। आप बताइए, कमलनाथ की 16 महीने की सरकार रही, मैं अभी आपको अगर गिनाने पे उतारू हो जाऊं कि इन्होंने कितने घोटाले किए, तो मुझे लगता है सुबह के 4 बज जाएंगे। भाई भूपेंद्र जी ने बहुत इतने घोटालों के बावजूद मैं कहता हूं कमलनाथ जी ने सबके घर पे बुलडोजर चलवाए, शिवराज सिंह के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलवाए? शिवराज सिंह पिछले 18 से 20 साल से मध्य प्रदेश सरकार में बैठे हुए हैं, कभी कमलनाथ के घर बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया? क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल खास हैं और ये रात में बैठ के मीटिंगें करते हैं कि देखो जनता को हमें किस तरीके से लूटा। ये लुटेरी सरकार है। भूपेंद्र जी ने एक बड़ी बात कही है कि कांग्रेस हो या भाजपा, ये दोनों ही पार्टियां आपस में इनका कहीं ना कहीं संबंध रहा है और ये एक दूसरे का समर्थन करते रहे हैं अंदरूनी तौर पर। एक बड़ा आरोप भी है कि जब भाजपा के ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे थे कांग्रेस पार्टी द्वारा, और जब उनकी 16 महीने की सरकार रही तो कमलनाथ जी ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्कुल आपकी बात जायज है और मैं आपकी बात को अपने चैनल के माध्यम से इनके वरिष्ठ नेतृत्व तक पहुंचाना भी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं यहाँ एक चीज और आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि आपकी पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर आप यहाँ चुनाव लड़ेंगे, और अगर आप यहाँ से जीत करके विधायक बनते हैं तो आपकी पार्टी ने क्या तय किया है कि यहाँ किस तरीके का विकास किया जाएगा। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ उस पार्टी का उदय जो है 2020 में हुआ। अभी हमारी पार्टी जो है 2 साल हुए, पार्टी को 3रे साल में रन कर रही है। और आपको ये बताते हुए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि 2 साल पहले बनी पार्टी के पीछे लाखों कार्यकर्ताओं की भीड़ है। तो ये क्या है, ये इस बात का ये प्रूफ है कि जनता चंद्रशेखर भाई को पसंद कर रही है। उपेंद्र भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उपेंद्र भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उपेंद्र भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि सरकार के, देखिए मैनिफेस्टो जो पार्टी में बनाती है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ये मैनिफेस्टो बिल्कुल फर्जी होते हैं। हमारी पार्टी का और मेरा एक ही लक्ष्य है कि अगर मेरे भाइयों ने, मेरे महंगाओं की जनता जनार्दन ने अगर मुझे मौका दिया तो मेरा एक ही काम होगा, इनके हर सुख में दुख में, इनकी हर समस्या के लिए मैं इनके साथ खड़ा रहूं। सबसे बड़ा संकल्प और सबसे बड़ा लक्ष्य यही होगा। रही बात सरकार में आने की, यदि हमारी पार्टी सरकार में आती है तो हमारा मैनिफेस्टो है, सबसे पहले हम युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे। हम वो वाला काम करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो। हमारा युवा साथी जो रोजगार के लिए भटक रहा है उसको रोजगार मिले। दूसरा मुद्दा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर 350 यूनिट, 350 यूनिट बिजली हर घर को हम फ्री दें। किसान की सिंचाई के लिए 24 घंटे लाइट की हम व्यवस्था कराएं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और जो प्राथमिक शिक्षा से लेके और जो 12th तक की शिक्षा है वो हम निःशुल्क मुहैया कराएं। और हम हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर वार्ड में हम मोहल्ले और वार्ड क्लिनिक खोलेंगे जिसमें मुफ्त इलाज दिया जाएगा। और हमारी ये व्यवस्था नहीं रहेगी कि हम अपनी बहन बेटी को 1000 रुपए का लालच देके उसको परेशान करें। हम रसोई गैस सिलेंडर भी फ्री करेंगे और हम जनता का पैसा जनता पे लगाएंगे, जनता के टैक्स से आया हुआ पैसा जनता के ऊपर खर्च करेंगे। और ये जो कमीशन खोरी है, जो ठेकेदारी तंत्र है, इसको बंद करें। आपने जो एक बड़ी बात कही, सिलेंडर मुफ्त देंगे, बाकी यहाँ दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों ही तरफ से महिलाओं को प्रलोभित किया जा रहा है। शिवराज सरकार ने उनको 1000 रुपए से शुरू करके और उस पैसे को 3000 तक बढ़ाने का एक प्रस्ताव रखा और वो उस पर कार्य कर रहे हैं। इसके तरफ कांग्रेस पहले इस बात का विरोध कर रही थी, लेकिन फिर कांग्रेस के कमलनाथ जी ने इस बात को लेकर के भी एक तैयार कर दिया कि हम अगर हमारी सरकार आती तो हम 3000 रुपए महीने देंगे जी। तो क्या इस तरीके के ये जो लालच दिए जाते हैं या इस तरीके से जो पैसा दिया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या ये सही है या गलत? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, अगर किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे झूठा मुख्यमंत्री, झूठी घोषणाएं करने वाला मुख्यमंत्री कौन है, तो उसमें माननीय शिवराज सिंह का नाम पहले नंबर पे आया। ये इनका नाम ही घोषणावीर मुख्यमंत्री है। घोषणाएं इतनी करते हैं कि 1% भी अगर उसकी पूर्ति हो जाए तो इनके अंदर कुछ लोग कहें कि वाकई कुछ ईमानदारी है। तो घोषणाओं के मामले में ये सरकार और ये मुख्यमंत्री बहुत अव्वल हैं, नंबर 1 पे हैं। लेकिन मैं कहना ही चाहता हूं कि अगर किसी का भला करना है, समझिए आप 20 साल तक आपने थोड़ी घोषणाएं करी, लोगों को जो है गुमराह किया और लोगों से वोट लिया, लेकिन अब जनता समझदार हो गई। जनता ये अच्छे से जानती है कि किसी महिला को 1000 रुपए का लालच देके आपने कह दिया मैं अपनी बहना को 1000 रुपए दूंगा, लेकिन 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया, जीजा की तो जेब काट ली ना। बहन को 1000 देके 1200 जीजा जी से वसूल लिए। अरे मैं कहता हूं जीजा जी को 1200 का सिलेंडर फ्री दे दो ना भाई। और वो 1000 रुपए के लालच में आपने बहन बेटियों को बैंकों की लंबी लंबी कतारों में खड़ा कर दिया। ये कैसी सरकार है?
नोटबंदी करके कभी बैंक की लाइन में खड़ा कर देती है, कभी जीएसटी के नाम पे व्यापारी को परेशान कर देती है, कभी लाडली लक्ष्मी की योजना के नाम पे जो है ना कन्याओं के खाते खुलवाने के नाम पे बैंक में लाइन लगवा देती है, कभी हमारी बहनों को 1000 रुपए का लालच देके ना, अभी मैं गोरमी का ताजा उदाहरण बताता हूँ आपको। हमारी एक बहन 4 महीने का बच्चा लेके बैंक में लाइन में लग गई। छोटा कस्बा है, बैंकों में बड़ी मारामारी है। वो महिला तब तक लाइन में लगी रही, हमारी बहन, उस बच्चे को चपेट के 1000 रुपए का खाता खोलने के लिए, जब तक उस बच्चे का दम नहीं उठ गया, बच्चा खत्म हो गया। ये 1000 रुपए किस, इनकी क्या कीमत है, और उस परिवार को ये 1000 रुपए क्या, इनकी क्या भाव पड़े उनको। तो ये झूठी, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, और मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं, ये पैसे सिर्फ चुनावी 17 तारीख तक आएंगे। जैसे ही ये चुनाव खत्म हुए, 3000 तो छोड़ो, 300 रुपए भी नहीं मिलेंगे किसी को। भूपेंद्र जी, आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उनकी तरफ से अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए और अपने प्रदेश की जनता के लिए कोई संदेश? चंद्रशेखर भाई के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर भाई कोई राजनेता नहीं है, वो एक विचारों की क्रांति है, वो एक विचारधारा है, और उनकी विचारधारा में ये शामिल है कि हमें समाज के उस व्यक्ति की आवाज उठानी है, वो समाज की जो सबसे पीछे की पंक्ति में खड़ा हुआ है, अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, हमें उसके हक और अधिकार की बात करनी है, और उसकी आवाज हमें उन लोगों तक पहुंचानी है जो लोग हमारे वोट से हमारे ऊपर सरकार बना के बैठे हैं। चंद्रशेखर भाई का संकल्प है, उन्होंने कहा है, और मैं भी चंद्रशेखर भाई के माध्यम से, मेरे साथ जितने कार्यकर्ता साथी खड़े हैं, क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूं कि भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई का मैं संदेश आप सभी के बीच में कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि मेरे भाइयों, 20 दिन थोड़ी सी नींद कम ले लो, 5 साल इन सरकार को सोने नहीं दूंगा, ये उनकी गारंटी है। और मैं भी यही कहता हूं कि 20 दिन मेहनत कर लो, सभी कार्यकर्ता साथी, सभी मेरे भाई खड़े हैं। 5 साल अगर 4 घंटे भी इनको सोने दिया तो हम ये संकल्प हमारा टूट जाएगा। हम न तो इस सरकार को सोने देंगे, न इन भ्रष्टाचारी नेताओं को नींद लेने देंगे, ये हमारा संकल्प है। आप अपने विधानसभा क्षेत्र की आम जनमानस, अपने मतदाता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मतदाताओं से कहना चाहूंगा, आज आपके बीच में चंद्रशेखर भाई ने आपके भाई को, आपके बेटे को, आपके भतीजे को आपके बीच में भेजा है, नेता के रूप में नहीं, जनसेवक के रूप में। और नेता मत चुनिएगा, अब की बार अपना बेटा चुनिएगा, आप अब की बार अपने भाई को चुनिएगा, जिसकी किसी भी संकट की घड़ी में आप उसकी 24 घंटे में जाके कुंडी खटखटा के ये कह सको कि भाई मैं इस वक्त परेशान हूं, मेरे साथ उठ के चलो और ये काम होना। ऐसे व्यक्ति को अपने बीच में से विधायक बनाइए, जो आपकी आवाज को विधानसभा में सीना तान के कह सके कि मैं उस वर्ग से आया हूं जिस वर्ग में 76 साल से जोर और जबरदस्ती होती जा रही है, सितम होते जा रहे हैं। मैं उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आया हूं। हमारी बातचीत हो रही थी भाई भूपेंद्र सिंह कराना जी से, जो कि मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। भूपेंद्र भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भूपेंद्र भैया तुम संघर्ष करो।